Hello students, how are you? I hope that you all are fine at your homes. Okay, so let's start our next topic and हम लोग थे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। इस वजह से मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। सो दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि एक्टिविटी सीरीज में उनकी पोजीशन क्या है। गॉट इट? उनकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से वो मेटल्स आपस में रिएक्शन करती हैं। तो जैसे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज किया गया है। ठीक है, और जो मेटल सबसे ऊपर है वो रिएक्टिव मेटल है और जो मेटल नीचे हम चलते चले जाते हैं तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। उसी बेसिस पे ये जो मेटल्स होती हैं वो अपनी रिएक्शन करती हैं, चाहे वो एयर के साथ हो चाहे वो वाटर के साथ हो रिएक्शन। गॉट इट? यस, डिपेंड करता है कि उस मेटल की पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर वो मेटल सबसे ऊपर रखी गई है तो वो सिंपल एयर के साथ रिएक्शन कर लेगी, और अगर वो मेटल जो है आपकी वो थोड़ा नीचे आते जाते हैं तो हमें थोड़ी सी उनको हीट अप करना पड़ता है। और जो लोएस्ट मेटल्स होती हैं, जो लोएस्ट पाई जाती हैं, बॉटम पे पाई जाती हैं, वो रिएक्शन ही नहीं करती, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और उसके अलावा हमने पढ़ा था मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी शुरू करते हैं मेटल की। वो क्या है? मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। ठीक है, मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। देखो, मेटल की रिएक्शन जब हम नॉन मेटल के साथ करते हैं, सपोज Na प्लस क्लोरीन, इट फॉर्म्स NaCl। ठीक है, तो Na ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की तो क्या बना लिया? NaCl बना लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये बने कैसे एक्चुअली, इनको हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे बनता है? ये फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसमें क्या होता है, ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल। और ये नॉन मेटल हम कहें तो ये क्या होता है, बेसिकली हैलोजन होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी मेटल की रिएक्शन हैलोजन के साथ कैसे होती है ना। तो मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है ये देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेटल तो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उन लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल गेन करते हैं। लेट्स सी होता क्या है। NaCl कैसे बनता है? ठीक है, देखते हैं। Na लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं Cl। ठीक है, ओके, इसमें हम Na के एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281।
गॉट इट। अब क्या होता है, हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो अब इनके बीच क्या होता है, ठीक है, ये आपस में कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं, कैसे ये आपस में जुड़ते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि हम लास्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रिएक्शन में भाग कौन लेते हैं, लास्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1, और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7। तो हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में लिख लेते हैं। इसमें कितने हैं, 7 क्लोरीन के, तो 2 3 4 5 6 7। इसको हम स्टार में बना देते हैं क्योंकि ये दूसरा एलिमेंट है ना, इसलिए। यस, हमने सबसे पहले NaCl का फॉर्मेशन हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, हमने इन दोनों के बीच बनने की प्रोसेस देखने के लिए लास्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में लिख लिया है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब होता क्या है, देखो लास्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि ये नॉन मेटल है और ये मेटल है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट शेल में हर एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लूज कर रहा है, तो सोडियम पे आ रहा है एक पॉजिटिव चार्ज, वाई, बिकॉज इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को एरो से शो करेंगे, गॉट इट, एरो से शो करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, और इनके बीच में क्या बन रहे हैं, आयन। अब सोडियम किस रूप में आ गया, आयन रूप में। तो ये आपस में, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और इन्होंने आपस में ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो ये आपस में जुड़ गए और क्या बना लिया, NaCl। और क्योंकि ये आयनिक रूप में है, तो इनके बीच में बना बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और ये कैसा कंपाउंड कहलाता है, आयनिक कंपाउंड। तो क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed due to losing or gaining of electrons between them, okay, and they form between metal and non metal। अब क्या होता है, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपस में बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं और ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम इनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसी वजह से इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्योंकि बेशक ये आयंस हैं, लेकिन ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में। क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होते हैं, तो इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन मोल्टेड स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में क्या होते हैं, ये थोड़े से दूर हो जाते हैं, अपने आयंस अलग अलग हो जाते हैं, आयनिक रूप में आ जाते हैं। when they come in ionic form,
दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना है ये चीज कि एक तो ये पानी में घुल सॉल्युबल होते हैं, दूसरी बात ये इलेक्ट्रिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तीसरी बात इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इस वजह से इनके हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लेकिन मोल्टेड स्टेट में करते हैं। गॉट इट? तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। ओके, अब एक दो और आयनिक कंपाउंड पढ़ते हैं हम, ये कैसे बनते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, एंड ये भी किससे मिलके बना होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, अब देखते हैं। देखो यहाँ पर हम कैसे इनको अरेंज करेंगे, कैसे इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक मैग्नीशियम है और इसके साथ कितने क्लोरीन जुड़े हैं? 2। तो क्लोरीन हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, एक मैग्नीशियम है, उसके साथ कितने क्लोरीन जुड़े हैं? 2। तो MgCl2 में मैग्नीशियम लिख लिया और क्लोरीन लिख लिया। अब हम जानते हैं कि इनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम डॉट के रूप में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का ना एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन हो गया 282। तो लास्ट शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन अभी हमने पढ़ा था 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके। तो हर एटम के नीचे, एक एटम के पास 7 बचते हैं लास्ट शेल में, तो 2 क्लोरीन एटम है तो इधर 7 बनेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इनके ऊपर डॉट बना लिए, लास्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए डॉट के रूप में। अब क्या होता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम मेटल है, मेटल को पहले लिखते हैं, मेटल इज कैटायन पार्ट। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट। तो ये क्या करती है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये फालतू हैं और मेटल हमेशा लूज करती है, तो इट विल लूज। अब क्लोरीन का देखें तो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। इन दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए। तो मैग्नीशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, तो खुद पे क्या आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 क्लोरीन, और इन पे कैसा चार्ज आया, दोनों क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। 2 क्लोरीन लिखे, उस पर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम 2+ चार्ज है। तो दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, इसको भी, ये भी आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कैसे बना, यहाँ पर मेटल ने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और दोनों के बीच क्या बने, आयंस। इनके बीच का बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक कंपाउंड हमेशा कैसे बनते हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो लास्ट शेल में 2 आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2,6 ड्रॉ करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तुम लोगों को एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अब क्या है, ये तो मेटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। ओके, और इसमें ऑक्सीजन जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, दो कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको लूज कर देगा। ठीक है, तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसलिए कैल्शियम 2+, और ऑक्सीजन ने गेन किए हैं तो 2-। तो दिस इज हाउ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। गॉट इट? Calcium oxide is also a ionic compound.
So this is all about the ionic compound, and ionic compounds are formed due to the reaction between metal and non-metal, where metal loses electron and these lost electrons are gained by non-metal, and non-metal acquires negative charge, metal acquires positive charge, so ions are created, and due to ions creation these are called ionic compounds, and the bond between ionic compounds are called ionic bond. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो कोई भी मेटल ले लो, सपोज सोडियम प्लस हाइड्रोजन, ओके, तो क्या बनता है, मेटल का हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ती है तो लूज करती है, और जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ी है तो एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन, और जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो क्या बना लेता है, हाइड्राइड्स। ठीक है, ओके, सो दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ओके, which are important for your board exams also. Now hurriedly we can talk about non-metals. Non-metals की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जस्ट रिवर्स होती हैं मेटल्स के, उसमें शाइन नहीं होती है, मैलिएबल नहीं होती हैं, कंडक्टर नहीं होती हैं। ठीक है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, तो देखो कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, पहली रिएक्शन देखते हैं, कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो वो अपना ऑक्साइड बनाती है। जब भी कोई मेटल भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी तो ऑक्साइड बनाती है, और क्या बनाती है, SO2, है ना। जब सल्फर इज अ नॉन मेटल एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सल्फर ऑक्साइड व्हिच इज नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो सल्फर ऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, H2SO3। तो याद रखना, मेटल के ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाते हैं बेस, और जब नॉन मेटल के ऑक्साइड पानी के साथ जुड़ते हैं तो बनाते हैं एसिड। तो मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो, whenever non-metals reacts with oxygen it forms non-metal oxide, and non-metal oxides react with water they form acids। ओके, और जब ये सॉल्यूशन में हम ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स आउट रेड, confirming that the given oxide is acidic in nature। और जो एसिड रेन होती है, क्या होता है कि फैक्ट्रीज का धुआं, व्हीकल्स का धुआं, ये सब ऊपर जाता है ना। ऊपर जाने के बाद एक क्लाउड में जो पानी होता है, जैसे सल्फर निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये अपने ऑक्साइड बना लेते हैं, फिर ये क्लाउड तक पहुंचते हैं, क्लाउड में ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, और पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद वो एसिड बना लेते हैं, और वही क्लाउड की जो रेन होती है ना उसके साथ वो एसिड नीचे गिरता है। तो दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार है, नॉन मेटल के ऑक्साइड। अच्छा, उसमें एनसीईआरटी में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे ने टेस्ट ट्यूब ली है और इसमें एक इसे इतना
स्पैचुला लिया है और उस पे सल्फर पाउडर रख दिया है। हमेशा याद रखना जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं और शाइन करती हैं। नॉन मेटल्स पाउडर रूप में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, गैस रूप में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो उसने उसमें स्पैचुला में सल्फर पाउडर लिया है और इसको बंद कर देता है ये, और इसमें थोड़ा सा कैंडल डाल के इसको जलाता है सल्फर पाउडर। जलाने का मतलब क्या है, किसकी प्रेजेंस में जलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फिर वो ये कहता है कि यहाँ पर एक गैस इकट्ठी हो जाती है, सल्फर पाउडर जब जलता है तो यहाँ पर एक गैस इकट्ठी हो जाती है और इस गैस में हम मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके जाते हैं, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सल्फर पाउडर जला तो सल्फर किसकी प्रेजेंस में जला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जलने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा, एसिड। फिर उन्होंने कहा मॉइस्ट लिटमस पेपर, गीला लिटमस पेपर ला रहे हैं हम। तो इसमें हम गीला लिटमस पेपर लाए, इसका मतलब उसमें थोड़ा पानी है ना, और पानी जहाँ होगा, मीडियम जहाँ होगा, वहां पर अपने आयंस टूट जाएंगे। तो सल्फर ऑक्साइड ने पानी के साथ रिएक्शन की और क्या बना लिया, एसिड। अभी मैंने बताया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और जब वो जली तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गई। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड ने पानी के साथ रिएक्शन की, एसिड बना लिया, और हम जानते हैं एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। गॉट इट। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, इस वजह से उन मेटल के ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। नॉन मेटल्स जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह नहीं देती है, पानी के साथ रिएक्शन नहीं देती है नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड देते हैं रिएक्शन। ठीक है, ओके। सो नॉन मेटल्स के लिए इतनी ही प्रॉपर्टीज आती हैं। नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं, जैसे ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ये सब गैसेस सिलेंडर्स में यूज की जाती हैं, ठीक है, बैलून्स में की जाती हैं। सिलिको जैसे सल्फर है वो आपकी फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, गन पाउडर बनाने में काम में लिया जाता है। सो देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। गॉट इट। नाउ क्योंकि इस चैप्टर में हमारा इसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स किस रूप में प्रेजेंट होती हैं अर्थ में, लेकिन ये हमारा सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा पोर्शन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ जो डिलीट नहीं किया है। जो मेटल्स होती हैं जनरली जिस रूप में हमें दिखती हैं, इस रूप में मेटल्स अर्थ में प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो इम्प्योरिटीज के साथ अटैच होती है। तो मेटल्स क्या नेचुरल अकरिंग फॉर्म, ठीक है, मेटल्स का नेचुरल अकरिंग फॉर्म क्या कहलाता है, मिनरल। ठीक है, मेटल्स जिस रूप में पाई जाती हैं अर्थ में, इम्प्योरिटी के साथ की ही हम बात कर रहे हैं, तो वो उसका नेचुरल रूप क्या कहलाता है, मिनरल। और अब हमने बहुत सारे मिनरल्स निकाल लिए, किस मिनरल में मेटल की परसेंटेज ज्यादा है। सपोज मैंने इधर से भी कोई मेटल डिक की, उसमें मेटल है लेकिन 1% है सिर्फ, बाकी सब गंदगी है। दूसरी जगह मैंने देखा, वहां मैंने देखा कि वो मेटल 100% प्रेजेंट है, कम गंदगी है। तो अब मैं किसमें से मेटल को साफ करूंगी, उस मिनरल में से जिसमें इम्प्योरिटी कम है और मेटल की परसेंटेज ज्यादा है। तो वो मिनरल जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, इट इज नाउ कॉल्ड ओर। ठीक है, तो ओर क्या होता है, मेटल मिनरल का वो फॉर्म फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, तो वो क्या कहलाते हैं, ओर्स। ठीक है, और जो ओर्स के साथ, जो मिनरल के साथ जो सॉइल, सैंड, डस्ट ये सब अटैच होती है, वो सब नेचुरल इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, सॉइल है, डस्ट है, डर्ट है, रॉकी सब्सटेंस है,
तो नेचुरल इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। ओके, अब क्या होता है कि जो मेटल सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है तो वो तो सबके साथ अटैच पाई जाती है, मिक्स्ड रूप में पाई जाती है। जो मेटल सबसे लीस्ट होती है, लास्ट रिएक्टिव होती है, वो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं पाई जाती। ठीक है, तो जो मेटल रिएक्टिव होती हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और जो बीच की होती हैं वो भी मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और जो आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो आपकी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ना, वो तो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि उनको हमें साफ करने के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। गॉट इट। और जनरली जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ना, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ जुड़ी पाई जाती हैं, हेलोजेंस के साथ जुड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो जो मेटल जिसके साथ जुड़ी पाई जाती है, जैसे सपोज कोई मेटल का अटैचमेंट क्लोरीन के साथ ज़्यादा है तो वो क्लोरीन के साथ जुड़ी पाई जाएगी। किसी मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है, ज़मीन के अंदर, ज़मीन में ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, या सल्फर ज़्यादा है, तो वो मेटल उसके साथ अटैच पाई जाएगी, तो तब वो उसका ओर कहलाएगा। तो इस आधार पे ना मेटल अपने ऑक्साइड ओर में प्रेजेंट होती हैं, मेटल अपने सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होती हैं, मेटल अपने कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट होती हैं, और हम लोगों को इन सब ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो कि हटा दिया गया है हमारे सिलेबस में से। गॉट इट। और एक्सट्रैक्ट भी करते हैं तो हम पहले प्रोसेस होते हैं रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, देख लेते हैं किस टाइप का ओर है, उसी हिसाब से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हटा दी गई हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कोरोजन भी डिलीट कर दिया गया है। एलॉयज, एलॉयज एक बार पढ़ लेते हैं हम, एलॉयज क्या होते हैं। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर दी होमोजीनस मिक्सचर्स ऑफ मेटल मेटल और मेटल और नॉन मेटल। क्या होता है कि जैसे सपोज एक मेटल है तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, और एक दूसरी मेटल है वो जल्दी खराब नहीं होती, हार्ड है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसकी शाइनिंग तो इस मेटल की तरह रहे लेकिन हार्डनेस दूसरी मेटल की तरह रहे, तो मैं इन दोनों को मिक्स कर देती हूँ, मेरे को दोनों प्रॉपर्टी उसकी मिल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय बनाने का फायदा क्या होता है? हार्ड हो जाती है मेटल, ड्यूरेबल हो जाती है। ठीक है, और डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है एलॉयज बनाने से। तो एलॉयज बनाते कैसे हैं? एलॉयज कैसे बनाते हैं कि दोनों मेटल्स को हम मोल्टेड स्टेट में ले आते हैं, पिघला देते हैं, फिर क्या करते हैं, उनको ठंडा कर देते हैं। वी फर्स्ट मेल्ट अवर मेटल, देन वी मिक्स अनदर नॉन मेटल और मेटल एंड अलाउ देम टू कूल, उनको ठंडा कर देते हैं, वो एलॉयज बन जाते हैं हमारे। और हमारे सिलेबस में कौन कौन से एलॉयज हैं देख लेते हैं हम एक बार। जैसे सपोज ब्रास है हमारे पास, ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज है हमारे पास, ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। ठीक है, सोल्डर है, सोल्डर क्या होता है? सोल्डर तुमने देखा होगा कि जो दो वायर्स को अटैच करने में जो काम में लाया जाता है, एक वायर होता है उसको मेल्ट करते हैं और उस वायर को हम दो वायर्स को अटैच करने में यूज करते हैं हीट के थ्रू। तो तुमने देखा होगा कंप्यूटर के पीछे की जो चिप होती है उसमें भी छोटे छोटे वायर्स अटैच होते हैं, ऊपर से गोल गोल बना होता है, दिस इज कॉल्ड सोल्डर। तो सोल्डर एक एलॉय का तार होता है जिसको हम यूज करते हैं दो वायर्स को अटैच करने में। सोल्डर किससे बना होता है? लेड और टिन से। ठीक है, लेड और टिन हम ये क्यों यूज करते हैं तो ये दोनों मेटल्स, ठीक है, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाती हैं ये मेटल्स। और ये मेटल्स हमने पढ़ा था ना कि मेटल्स तो हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो इसलिए पिघलती नहीं है, लेकिन इन मेटल्स के ना मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, तो इन मेटल्स को हम पिघला देते हैं और ये हार्ड होती हैं, ठीक है, सॉलिड होती हैं, इसलिए दो वायर्स अटैच। ठीक है, एक और है आपका अमलगम।
अमलगम क्या होता है, किसी भी चीज में मरकरी ऐड कर दें अगर हम, ठीक है, तो वो कहलाता है अमलगम, और ये प्रोसेस कहलाता है अमलगमेशन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमलगमेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, गोल्ड, गोल्ड क्या होता है कि जो प्योर गोल्ड होता है ना, उसके आपके ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसलिए हम गोल्ड में भी क्या करते हैं, कॉपर की, सिल्वर की, ठीक है, इन सब की मिक्सिंग करते हैं ताकि थोड़ा सा गोल्ड हमारा हार्ड बन जाए और ऑर्नामेंट्स बनाए जा सके। तो इसीलिए जो प्योर गोल्ड होता है ना 24 कैरेट का, उसके नहीं बनते हैं ऑर्नामेंट्स, तो 22 कैरेट या 21 कैरेट या 18 कैरेट का बनाया जाता है वो, ताकि एलॉइंग की जाती है कॉपर या सिल्वर को मिला के, ताकि उसमें थोड़ी सी हार्डनेस आ जाए, ठीक है। और एक मिक्सचर होता है जिसे हम कहते हैं एक्वा रीजिया, ठीक है। एक्वा रीजिया क्या होता है, एक्वा रीजिया एक कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर होता है एसिड का, ठीक है, जिसमें मेटल्स आराम से घुल जाती है। हालांकि मेटल्स को कोई घोल नहीं सकता आउटर सरफेस को, लेकिन एक एक्वा रीजिया एक कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर होता है एसिड का, जिसमें कि गोल्ड भी हमारी घुल जाती है। जैसे जो ज्वेलर्स होते हैं वो हमारे ज्वेलरीज को साफ करने के लिए एक्वा रीजिया यूज करते हैं, तो उनकी क्या होता है, गोल्ड को वो उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं और वो सॉल्यूशन की जो आउटर सरफेस होती है, जो गंदगी होती है, वो आपकी साफ हो जाती है। गॉट इट। एक्वा रीजिया किससे मिलके बना होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस रेशियो में मिलाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो कम मिलाते हैं 1, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl कितना बनाते हैं 3, तो 1:3, HNO3 1 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3। तो जब हम इन दोनों को 1:3 रेशियो में मिलाते हैं, 3:1 रेशियो में मिलाते हैं, तो याद रखना कि कैसा मिक्सचर बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर बनता है। और इस कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एक्वा रीजिया कहते हैं। एंड दिस मिक्सचर इज यूज्ड अप बाय गोल्ड स्मिथ्स। तो इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि एक लेडी गोल्ड स्मिथ के पास जाती है और अपने ऑर्नामेंट्स देती है, और वो देखती है कि उसके ऑर्नामेंट्स का वेट थोड़ा कम हो गया। तो क्यों कम हो गया, क्योंकि उसने गोल्ड स्मिथ ने उसके गोल्ड ऑर्नामेंट्स को किस में डिप कर दिया, एक मिक्सचर में डिप किया उसको साफ करने के लिए, और उसका वेट उनका कम हो गया। गॉट इट। तो दिस इज एक्वा रीजिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं वो हटा दिए गए हैं, नहीं तो ये चैप्टर थोड़ा सा रिफाइनिंग, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ये सब भी था इसमें, और कोरोजन भी हटा दिया है कि डिफरेंट जो मेटल्स होती हैं वो कैसे कोरोजन शो करती हैं। सिल्वर काली पड़ जाती है तो सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से, कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से, जो आयरन होता है उसमें रस्ट लग जाती है, ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस हो जाता है, उसको कहते हैं हम रस्ट, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनने की वजह से। तो इसमें डिफरेंट मेटल्स का कोरोजन भी था, बट सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है ये, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो तुम लोग क्या करना, अब एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर, क्योंकि सेकंड चैप्टर तो तुमने टेस्ट के लिए वैसे भी पढ़ा है, थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीड करना है, और उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करनी है तुम लोग को रफ नोटबुक में, ताकि तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाए। और तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से तुम्हें ये क्लियर हो जाएंगे। इसलिए तुम केमिस्ट्री की एक अलग से नोटबुक बना लो, और उस नोटबुक में वो सारे क्वेश्चंस करते जाओ एटलीस्ट 2 टाइम्स, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये क्वेश्चंस याद भी रहेंगे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन ये था। सो इसमें थर्ड चैप्टर में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो जो मैंने वीडियो में बताई है तुम लोगों को, और ये सारी चीज़ें बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो तुम लोग आई होप कि ये वीडियो देखोगे और ये सारी चीज़ों को समझोगे और उसकी एक्सरसाइज भी करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। गॉट इट। थैंक यू।